कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिन्हें शायद पैसों के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं, वो अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ सबसे स्मार्ट, सबसे पढ़े लिखे निवेशक सब कुछ गवा देते हैं। देखिए, इसका जवाब किसी स्प्रेडशीट में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में छुपा है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के आधार पर आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे के मामले में हमारा बर्ताव हमारी जानकारी से कहीं कहीं ज्यादा मायने क्यों रखता है। चलिए इसको समझने के लिए दो लोगों की कहानी देखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे रोनाल्ड रीड, एक साधारण से चौकीदार, और दूसरी तरफ थे रिचर्ड फुस्कॉन, हार्वर्ड से एमबीए, एक बहुत बड़े फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जिनके पास दुनिया की सारी जानकारी और अनुभव था। तो सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन करोड़पति बना, वो चौकीदार या फिर हार्वर्ड का वो जीनियस? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। जी हाँ, वो चौकीदार। रोनाल्ड रीड ने जब दुनिया को अलविदा कहा तो वो अपने पीछे $8 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति छोड़ गए। अब सवाल यह है कि ये कैसे हुआ? यही कहानी हमें पैसे के बारे में हमारी हर सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। तो ये हुआ कैसे? यहीं पर इस किताब का सबसे बड़ा और जरूरी सबक छिपा है। देखिए, पैसे का खेल दिमागी कसरत से नहीं, बल्कि व्यवहार से जीता जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब आप पैसों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। मतलब सीधी सी बात है, आप कितना जानते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप बर्ताव कैसा करते हैं। एक शांत और अनुशासित दिमाग अक्सर एक बड़ी फाइनेंस की डिग्री पर भारी पड़ सकता है, खासकर तब जब बाजार में उथल-पुथल मची हो। जैसा कि किताब में कहा गया है, एक जीनियस इंसान जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता, वो एक चलती फिरती वित्तीय आपदा बन सकता है। जरा सोचिए उस निवेशक के बारे में जो डर में आकर सब कुछ बेच देता है, या उस इंसान के बारे में जो लालच में आकर अपनी सारी बचत डुबो देता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। धैर्य और अनुशासन जैसे साधारण से गुण किसी को भी अमीर बना सकते हैं। अच्छा, तो अगर व्यवहार इतना ही जरूरी है, तो फिर क्यों कुछ लोगों के पैसे से जुड़े फैसले हमें एकदम पागलपन जैसे लगते हैं? इसका जवाब हमारे पहले बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में है कि कोई भी पागल नहीं होता। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपनी जिंदगी में क्या-क्या देखा है। हमारे जो निजी अनुभव हैं, वो भले ही दुनिया में हुई घटनाओं का एक बहुत ही छोटा, मतलब ना के बराबर हिस्सा हों, लेकिन हमारे 80% फैसले उन्हीं अनुभवों पर टिके होते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई 1970s के दशक में बड़ा हुआ। उसने अपने बचपन और जवानी में शेयर बाजार को सिर्फ ऊपर ही जाते देखा, तो उसके लिए स्टॉक्स में पैसा लगाना एक बहुत ही स्वाभाविक और अच्छी बात होगी। लेकिन वहीं अगर कोई 1960 के दशक में बड़ा हुआ, तो उसकी कहानी बिल्कुल अलग होगी। उसने बेतहाशा महंगाई का दौर देखा, जहां चीजों के दाम आसमान छू रहे थे। तो उसके लिए पैसा बचाना और उसे सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ा सबक था। तो अगली बार जब कोई पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला ले जो अजीब लगे, तो बस ये याद रखिएगा कि उसकी अपनी दुनिया में, उसके अपने अनुभवों के हिसाब से उसका फैसला शायद बिल्कुल सही है। हम सब आखिरकार अपने अपने अनुभवों की उपज ही तो हैं। ठीक है, हमारे अनुभव तो एक बात हुई, लेकिन उन ताकतों का क्या जो हमारे बस में ही नहीं है? यहीं पर आते हैं दो जुड़वा, किस्मत और जोखिम। ये वो अनदेखी ताकतें हैं जो अक्सर सफलता और असफलता की कहानी लिखती हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है बिल गेट्स और उनके दोस्त केंट इवांस की कहानी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों ही कंप्यूटर के जीनियस थे, और दोनों का भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा था। लेकिन किस्मत ने दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुन रखे थे। ये कहानी है दो जबरदस्त ताकतों के टकराव की। एक तरफ है 10 लाख में एक वाली किस्मत, और दूसरी तरफ है 10 लाख में एक वाला जोखिम। बिल गेट्स की किस्मत अविश्वसनीय रूप से अच्छी थी। 1968 में वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ रहे थे जहां एक कंप्यूटर था। ये एक ऐसा मौका था जो 10 लाख में किसी एक को मिलता है। गेट्स ने खुद माना है कि अगर वो स्कूल ना होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी कभी नहीं बनता। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा बहुत दुखद पहलू भी है। उनके दोस्त केंट इवांस, जो उतने ही होनहार थे, ग्रेजुएशन से ठीक पहले एक पहाड़ चढ़ने के दौरान हुए हादसे में गुजर गए। ये था जोखिम का एक क्रूर खेल, एक ऐसी ताकत जो एक झटके में सब कुछ बदल सकती है। किस्मत और जोखिम, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती और कोई भी असफलता सिर्फ आलस का। इसलिए थोड़ी विनम्रता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस्मत का पासा कभी भी पलट सकता है। तो हमने अपने अनुभवों और किस्मत की बात कर ली, लेकिन एक और मनोवैज्ञानिक जाल है जो सबसे सफल लोगों को भी तबाह कर सकता है, और वो है कभी भी काफी न होना वाली भावना। एक बार एक लेखक से पूछा गया कि उन्हें कैसा लगता है कि एक हेज फंड मैनेजर एक दिन में उतना कमा लेता है जितना उन्होंने अपनी किताब से पूरी जिंदगी में कमाया होगा। उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, इनफ, यानी बस काफी है वाली भावना। असली दौलत शायद यही है। रजत गुप्ता की कहानी इसका एक बहुत दुखद उदाहरण है। वो गरीबी से उठकर $100 मिलियन के मालिक बने, लेकिन जब वो अरबपतियों के बीच रहने लगे तो उन्हें और चाहिए था, और ज्यादा की इसी चाह में उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। नतीजा, उन्होंने अपनी आज़ादी, अपनी इज्जत और अपनी सारी दौलत खो दी। तो पैसे से जुड़ा सबसे मुश्किल काम क्या है? वो है अपनी इच्छाओं के गोल पोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना। ये जानना कि कब रुकना है, कब कहना है कि बस इतना काफी है। शायद यही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे जरूरी स्किल है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अपने लिए काफी है का मतलब क्या है?